तो बच्चों, लास्ट में हमने चैप्टर 6 बिल्कुल कंप्लीट कर दिया। आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड वेरी इंपॉर्टेंट रोटेशनल मोशन। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। बच्चों, सबसे पहले ये आपको बता दिया जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है क्योंकि इसमें आप रोटेशनल मोशन सीख रहे हो और सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के अंदर आएगा आपका सेंटर ऑफ मास। यानी ये चैप्टर में आप जो सीखने वाले हो दो तरीके से आप ध्यान दीजिए। ये सब ठीक है, आप ये सीखोगे सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशनल मोशन। चैप्टर का नाम असल में ये होना चाहिए, सेंटर ऑफ मास। ये दो पार्ट में चैप्टर डिवाइडेड है, एक सेंटर ऑफ मास और दूसरा रोटेशनल मोशन। बच्चों, रोटेशनल मोशन यानी गोल गोल घूमना, वो आपको सबको पता है, और सेंटर ऑफ मास जो है वो आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो इसमें आप चैप्टर को बहुत ही ध्यान से पढ़िए, बहुत ही ध्यान से, क्योंकि आगे जाके इनके जो क्वांटिटीज इस चैप्टर में आप जो सीखोगे वो सारी की सारी आगे यूज होने वाली है इन 12th। हाँ, कई बच्चे सोच रहे होंगे कि मुझे जेईई नीट नहीं करना, मैं तो बोर्ड करने वाला हूँ 12th का। ऐसा मन बना के बैठे होंगे, हाँ, ऐसा अपना कुछ लॉजिक लेके बैठे होंगे कि हम ये छोड़ देते हैं, आगे 12th बोर्ड कर लेंगे, ये बढ़िया कर लेंगे, वो बढ़िया कर लेंगे। बट एक बात बता देता हूँ आपको कि 12th बोर्ड अगर करना है तो 11th पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं रोटेशनल मोशन आ जाएगा, कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। तो ये दो पॉइंट आपको आने ही चाहिए। तो हम ये स्टार्ट करते हैं, चैप्टर बहुत ही बढ़िया है। तो सबसे पहले इसका नाम समझते हैं। तो सबसे पहले हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल की बात करते हैं। पहले नाम समझते हैं। तो भाई, पार्टिकल किसे कहते हैं पहले, फिर सिस्टम ऑफ पार्टिकल। पहले पार्टिकल, पार्टिकल किसे कहते हैं? तो बच्चों, पार्टिकल इज अ इमेजिनरी एंड रिलेटिव कंसेप्ट। इमेजिनरी एंड रिलेटिव कंसेप्ट, जैसे कि अर्थ इज नॉट पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू अस, विथ रिस्पेक्ट टू अस, but we are the particles with respect to earth, because size of the earth is very large. Size of the earth is very large, so that we can consider ourselves as a particles or as a particle. हम अपने आप को पार्टिकल कह सकते हैं। दूसरी बात बताता हूं, पार्टिकल क्या कहा जाता है, किसको कहा जाता है। एक और एग्जांपल लेते हैं। तो एक क्रिकेट ग्राउंड, अभी आईपीएल चल रही है, तो क्रिकेट ग्राउंड में एक प्लेयर खड़ा है। तो विथ रिस्पेक्ट टू क्रिकेट ग्राउंड, प्लेयर की साइज बहुत छोटी हो जाती है, तो प्लेयर कैन बी कंसिडर्ड एज अ पार्टिकल। यस, आके ना। तो पार्टिकल को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि अ पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट endowed with mass. A point like object endowed with mass, इसका मतलब बच्चों एक छोटा सा पॉइंट है जिसमें मास भरा पड़ा है। ठीक है, क्या अर्थ पार्टिकल है? कैन वी कंसीडर अर्थ एज अ पार्टिकल? जादू बच्चों, जादू। क्या आप कर सकते हो ऐसा? देव चौकसी कहता है कि हाँ सर, मेरे रिस्पेक्ट में अर्थ को पार्टिकल माना जा सकता है। हाँ देव, माना जा सकता है मेरे रिस्पेक्ट में। यार, मेरी इतनी साइज नहीं है। यस, यूनिवर्स के रिस्पेक्ट में अगर हम बाहर जाएं तो आपने वो देखी होगी ना, आसमान जमीन पे, ऐसी कोई पिक्चर है ना। ओ सॉरी, तारे जमीन पर, आसमान जमीन पे नहीं, तारे जमीन।
ऐसी एक पिक्चर है तारे जमीन पे, उसमें वो 3+6 को ऐड करता है, ऐसा कुछ आता है ना, फिर वो अर्थ दिखाते हैं छोटे छोटे। ये आप कार्टून वगैरह देखते हो तो उसमें दिखाएंगे, आप जब यूनिवर्स के बाहर निकल जाओगे तो अर्थ छोटा सा स्फीयर दिखेगा। So we can consider Earth as a particle when we are solving the sums of universe. For example, gravitation law F is equals to g m1 m2 over r square. तो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड सन आप निकाल रहे हो तो दोनों का पार्टिकल मान लीजिए, क्योंकि आपको अर्थ इधर दिखेगी, सन इधर दिखेगा, तो आप बाहर हो तो उसको पार्टिकल मान सकते। अच्छा, सिस्टम ऑफ पार्टिकल किसे कहते हैं? When there are number of particles, then we can call them system of particles. एक से ज्यादा पार्ट हो, पार्टिकल्स हो, तो उसको सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स बोला जाता है। ओके, हाँ, पर केमिस्ट्री में आप अलग से पढ़ते हो, सिस्टम किसे कहते हैं? व्हाट इज सिस्टम? हाँ, द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, इस यूनिवर्स का जो पार्ट आप पढ़ना चाहते हो उसको बोलते हैं सिस्टम। एग्जांपल दो सिस्टम का। डेंटिस्ट के लिए, अगर हम डेंटिस्ट के पास जाए, दांत वाला डॉक्टर, उसके पास जाए तो उसके लिए सिस्टम क्या होता है? हमारा माउथ। उसको ऐसा लेना देना नहीं कि तुम्हारे पेट में क्या चल रहा है, हाँ, तुम्हारे कान में क्या हो रहा है, तुम्हारी आंखें किधर है, कोई लेना देना, बिकॉज उसको सिर्फ इससे इसका स्टडी करना है। तो आपको यूनिवर्स के जिस पार्ट को स्टडी करना है उसको हम क्या बोलते हैं? सिस्टम। ये केमिस्ट्री की बात हो गई, पर बात एक ही है, फिजिक्स में और केमिस्ट्री लो, चाहे बायोलॉजी लो, चाहे मैथ्स लो, सभी में बात एक ही है। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स यानी बहुत सारे पार्टिकल्स अगर किसी सिस्टम में है तो उसको सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स माना जाता है। ठीक है, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब मैं इसमें एक और बात आपको बताने वाला हूं, यहाँ पे सेकेंड, रिजिड बॉडी। अच्छा, ये बीच में कहां से आ गए रिजिड? व्हाट्स रिजिड बॉडी? हाँ, आपको रिजिड बॉडी बोलने से ही समझ में आ गया, रिजिड यानी बहुत हार्ड। यस और नो? यस, बट असल में रिजिड बॉडी इज एन इमेजिनरी कंसेप्ट। रिजिड बॉडी इज एन इमेजिनरी कंसेप्ट। इस अर्थ पे कोई, या इस यूनिवर्स पे अभी तक कोई रिजिड बॉडी नहीं मिली। क्यों? व्हाट इज रिजिड बॉडी? तो भाई रिजिड बॉडी उसे बोला जाता है कि जिस बॉडी के अंदर दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस कभी चेंज नहीं होता, उस बॉडी को रिजिड बॉडी बोला जाता है। हाँ, in a rigid body the distance between two particles is always constant or same or remains same in any procedure, in any process the distance between two particles of the body remains same if we apply, सपोज मैंने कोई फोर्स अप्लाई करके उस बॉडी को तोड़ना चाहा पर वो टूटेगी नहीं। यानी मैं अलग से एग्जांपल दे देता हूं, ये अलग समझेंगे, समझ तो गए कि नहीं, क्या नहीं समझे? एक ऐसी बॉडी, उसके दो पार्टिकल का डिस्टेंस कभी चेंज नहीं होगा। मान लो दो पार्टिकल 2 सेंटीमीटर दूरी पे बैठे हुए हैं, तो आप उसको मारो, तोड़ो, फोड़ो, जोड़ो, चाहे कुछ भी करो, वो 2 सेंटीमीटर हमेशा 2 सेंटीमीटर ही रहेगा। दिस टाइप ऑफ बॉडी इज कॉल्ड रिजिड बॉडी। बोलो बच्चों, समझ में आया? डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स remains constant under any process, under any process। यस और नो? मैसेज करो, लाइव क्लास चल रहा है बच्चों, आप मैसेज करो कि तो मुझे पता चलेगा कि आपको समझ में आ गया। आ गया, आपको समझ में आ गया। ठीक है बच्चों,
तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी बिल्कुल क्लियर करके आप चल रहे हो। अब रोटेशनल मोशन अगर आपको पढ़ना है तो आपको मोशन के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो हम दूसरी बात करते हैं मोशन की। क्यों मोशन की बात कर रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे मोशन होते हैं, फिर हम देखेंगे कि रोटेशनल मोशन क्या है। पहला मैं बता रहा हूं, अच्छा इसके बारे में एक और बात छोटी सी बता दें। इस दुनिया में कोई रिजिड बॉडी नहीं है, तो हम ये क्यों पढ़ेंगे? और इस चैप्टर में रिजिड बॉडी रिजिड बॉडी रिजिड बॉडी रिजिड बॉडी ही कहा जाएगा। तो हम इस चैप्टर में बच्चों सॉलिड बॉडी को रिजिड बॉडी मानते हैं। सपोज करके चलते हैं कि जो सॉलिड बॉडी है वो रिजिड बॉडी है, ऐसा मान के चलेंगे। क्योंकि अगर हम एक बॉडी को, सॉलिड बॉडी को सपोज कर लो ये सॉलिड बॉडी है, इसको यहां से लेके यहां लेके आया तो इसके दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ, तो सॉलिड बॉडी को हम लोग रिजिड बॉडी कंसीडर कर लेंगे और पढ़ लेंगे। ठीक है, पहला मोशन है बच्चों प्योर ट्रांसलेशनल। प्योर ट्रांसलेशनल, हाँ के ना? ट्रांसलेशनल यानी क्या होता है ये बता देते हैं आपको, चिंता मत करिए, कुछ नया नाम नहीं है। ट्रांसलेशनल यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना। मैं आता हूं जाके, मैं आ गया, एक जगह से दूसरी जगह जाना। बट प्योर ट्रांसलेशन का मतलब क्या है मेरे बच्चों? समझो कि ये बॉडी यहां से यहां आ रही है, तो इसके हर पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी वो सेम होगी और एक ही डायरेक्शन में होगी। नहीं आया? हाँ? फॉर एग्जाम्पल, बस चल रही है 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। कितनी स्पीड से चल रही है? 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है। तो बताओ उसके अंदर बैठा हुआ ड्राइवर, उसकी स्पीड कितनी? 5। उसके अंदर बैठे हुए पैसेंजर की स्पीड कितनी? 5। और उनकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो किधर? सेम। तो ऐसे मोशन को क्या बोला जाता है बच्चा लोग? प्योर ट्रांसलेशनल। यस और नो? यानी कि एक बॉडी के हम ये सेंटर वाला, ये ए वाला और ये बी, 3 पार्टिकल अगर हम ले लें तो इसकी वेलोसिटी v इधर ही रहेगी, इसकी वेलोसिटी v इधर ही रहेगी और इसकी वेलोसिटी v इधर ही रहेगी। जितने टाइम में, कोई एक फिक्स टाइम में ए जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा उतना ही बी करेगा, उतना ही सी करेगा, हालांकि वो अलग अलग जगह है। एक एग्जांपल बताता हूं, ये डस्टर की बात कर ले बच्चों, तो ये इसका एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है। ठीक है, ये यहां से हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं सपोज कर, और ये 5 सेंटीमीटर है और हम यहां पे आए, तो ये कौन सा सेंटीमीटर होगा? 10 सेंटीमीटर। तो इसने 5 चला, तो ये भी कितना चला बच्चों? 5 चला। हाँ के ना? फिर से देखो, फिर से देखो, सीखो, फील करो। ये 0 से 5 का लेंथ इसका है, ये 5 सेंटीमीटर पे आया, ये 0 सेंटीमीटर। अब मैं इसको चलाता हूं कांस्टेंट स्पीड से, तो इसने अगर 5 ट्रैवल किया तो इसने भी कितना ट्रैवल किया? 5। यस और नो? दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। हाँ, वेलोसिटी सेम, वेलोसिटी सेम, वेलोसिटी लिख रहा हूं यानी कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ऑल पार्टिकल्स, then we can say this type of motion is pure translation. अब आप सोचोगे सर अगर हमने चैप्टर 5 में इंक्लाइन प्लेन तो पढ़ा है कि नहीं, उधर बात कर ले तो ये सी, ये ए और ये बी,
तो इसमें भी आप देखोगे तो ये प्योर ट्रांसलेशनल है। ये इधर v वेलोसिटी से, ये भी v वेलोसिटी से, हाँ के ना, ये भी कौन सा है भाई, प्योर ट्रांसलेशनल है। ओके, यस और नो? Translational motion depends on the pure translational motion depends on the diagram or shape of the body. Diagram नहीं, shape of the body. क्यों? देखो एक और बात बता देता हूं, देखो समझना। अगर ऐसा होता बच्चों, ये सी है, यहाँ पे हम लोग ए माने, चलो तो सी की वेलोसिटी इधर होगी और ए की इधर होगी टेंजेंट की डायरेक्शन में, क्योंकि ये रोटेट हो रहा है, ये ट्रांसलेट भी हो रहा है और रोटेट भी हो रहा है, तो ये प्योर ट्रांसलेशनल नहीं बोला जाएगा। ये प्योर ट्रांसलेशन बच्चों नहीं बोला जाएगा, नॉट प्योर ट्रांसलेशनल। बच्चों समझ में आया? यस और नो? दिस motion is not pure translational because the velocity of the particle A is in another direction than the C. If all the velocities are same, that means magnitude and direction both are same, then we can say the body is performing pure translational. इक्वल टाइम में सभी पार्टिकल का डिस्टेंस इक्वल रहेगा और यहाँ पे घूमता है इसलिए इक्वल नहीं रहेगा। चलो क्लियर के नहीं? मैसेज करो, कोई डाउट है तो हम उसका सॉल्यूशन करते हैं। नहीं है? हाँ के ना? स्क्रीनशॉट ले लो तो। चलो बच्चों इसको हटा देते हैं, प्योर ट्रांसलेशन समझ लिया आपने? हटा दो। ओ यहाँ पे ये क्या लिखा है मैंने, ए पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट। चलो प्योर ट्रांसलेशनल हो गया मोशन में, अब क्या देखें? प्योर रोटेशनल, प्योर रोटेशनल। उसमें रोटेशनल मोशन की डेफिनेशन भी आ जाएगी आपको। ओके, चलो अब देखते हैं हम लोग दूसरा मोशन का, प्योर रोटेशनल। अच्छा, पहले रोटेशनल मोशन की डेफिनेशन समझ लेते हैं। रोटेशनल मोशन की डेफिनेशन समझ लेते हैं, किसे कहते हैं, फिर प्योर रोटेशनल क्या है वो देखेंगे। तो समझो कि भाई ये एक ऑब्जेक्ट है, रैंडम शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, और ये एक एक्सिस है जिसके अबाउट ये इस तरह से रोटेट हो रहा है। ये इसका पार्टिकल 1 है, ये भी रोटेट हो रहा है, ये उसके रोटेशन का सेंटर हो गया C1। यहाँ पे पार्टिकल 2 माने वो भी रोटेट हो रहा है, ये उसका सेंटर हो गया C2, और यहाँ पर पार्टिकल E3 होगा, वो भी रोटेट हो रहा है, ये उसका सेंटर हो गया C2। तो डेफिनेशन ध्यान से देखना, हम दो चीजों की देख रहे हैं। इसको बोला गया है, ये जो एक्सिस है इसको बोला गया है एक्सिस ऑफ रोटेशन। ध्यान से देखना बच्चों। when all the particles of any body performing circular motion, क्या बोला मैंने? If all the particles of the body performing circular motion and the centers of their circular path lies on the stationary geometrical axis, then this type of motion of the body is called rotational motion, and the definite axis
इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या बच्चों समझ में आया? फिर से एक बार रिपीट करूंगा, आपको वीडियो मिलेगा, आप देख लेना, आप लिख लेना इसको। व्हेन ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी परफॉर्मिंग रोटेशनल नहीं, सर्कुलर मोशन and the centers of their circular path lies on the definite geometrical axis, then this type of motion is called rotational motion and this definite axis is called axis of rotation. Yes or no बच्चों? हाँ कि ना? Yes or no? मैसेज करो यस यस यस, बिल्कुल पक्का, बिल्कुल पक्का, जोरदार, समझ में आया। अब हम बात करेंगे बच्चों प्योर रोटेशनल की। तो मैं आपको बता दूं एक एग्जांपल से, डायरेक्टली बात करेंगे। फैन, फैन की बात करोगे तो यहां पे इस तरह से फैन लगा दिया गया मैंने, समझ लेना ये फैन है बच्चों। Suppose this is the fan with 3 wings, okay? तो ये फैन है, इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन ये हो गई और वैसे रोटेशन में आ रहा है। तो इसमें कोई पार्टिकल ट्रांसलेशन मोशन नहीं कर रहा है, कर रहा है? हाँ कि ना? ट्रांसलेशन मोशन हो रहा है यहाँ पे? नहीं। तो ये प्योर रोटेशन। ट्रांसलेशन का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, ये तो घूम घूम के वहीं आ रहा है, सर्कुलर मोशन, और इसको बोलेंगे हम प्योर रोटेशन। यानी आप कुछ क्वांटिटीज पढ़ोगे, वो अभी नहीं पढ़े हो इसलिए पता नहीं चलेगा, बट आप एग्जांपल देख लीजिए। समझ में आया कि नहीं आया? बोला हाँ के ना? चलो बच्चा, क्लियर है कि नहीं? हाँ के ना? अच्छा, एक और एग्जांपल आप ले सकते हो। यानी फैन आप देख तो रहे हो ना, उसके फैन का जो बीच का जो रॉड है वो स्टेबल है, वो एक्सिस है, बट बाकी ऐसे घूम रहे हैं। दूसरा आप ले सकते हो पॉटर्स व्हील, हैरी पॉटर का व्हील होता है, पॉटर्स व्हील, हाँ, जिसपे वो यार मटके वटके बनाते हैं। अभी ये ऐसे एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसके अबाउट में ऐसे रोटेशन कर रहा है। यस और नो? एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी परफॉर्मिंग रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन। ओके, क्लियर है? और एग्जांपल आप बना सकते हो। मैं क्या बताऊं? समझ में आया? और तो बहुत बन सकते, बहुत ही बहुत। यानी आपने कोई मोटर देखी हो ना, छोटे से बच्चे थे तब आप, यानी किसी में मोटर वोटर निकल आई, किसी गाड़ी में, रिमोट वाली गाड़ी से मोटर निकल आई, फिर आपको उसको सेल को लगा के उसको चलाते थे, हाँ के ना? हाँ, मोटर चलाई होगी ना। लड़कों ने तो 101% किया होगा, तोड़ फोड़ करना तो अपना ही काम होता है, लड़कियां बचा के रखती होंगी। हाँ, डीसी मोटर बोलते हैं उसको। ऐसा किया है सबने? यस। तो रोटेशनल मोशन होता है। अब क्या बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा मोशन, अजीबो गरीब मोशन, जैसे कि मोशन ऑफ टॉप। इसको बोला जाता है प्रीसीशन। प्रिसिजन क्या बोला जाता है? प्रिसिजन, प्रिसेशन, प्रिसेशन। अब ये प्रिसेशन क्या है ये बताता हूं। टॉप यानी समझ में आ रहा है ना? लट्टू, हिंदी में बोलते लट्टू, गुजराती में बोलते भमेड़ो, सनेड़ो नहीं हो। सनेड़ो नहीं भाई, भमेड़ो। ओके, तो भाई ये जो भमेड़ो जो टॉप आप बोलते हो उसको खेला है? ऐसे राउंड कर कर करके धागा बांध के फिर ऐसे, ये एक्शन सही है ना? ऐसे, यस। तो उसमें जब वो लट्टू घूमता है तो वो लट्टू का लॉजिक देखो, बढ़िया वाला, एकदम सुंदर सा लट्टू बनाएंगे, बढ़िया, अपनी मर्जी वाला।
वो लट्टू अपनी ही एक्सिस के रिस्पेक्ट में भी घूमता रहता है, और जब वो गिरने वाला होता है तब की बात, इस तरह भी घूमता रहता है और अपनी एक्सिस पे भी। ऐसे देखो, ऐसे लट्टू ऐसे घूमेगा, यानी शुरुआत में ऐसे होगा, फिर ऐसे ऐसे होता जाएगा, हाँ कि ना, यानी अपनी एक्सिस पे भी घूम रहा है, और उसके जो निप जहाँ पे है और अर्थ के परपेंडिकुलर जो एक्सिस बन रही है दूसरी उसके, तो इसकी दो एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है, इधर भी और इधर भी, जैसे अर्थ कर रही है। अरे हाँ के ना चलो बच्चे, हाँ अर्थ कर रही है, यस, मोशन ऑफ द टॉप। दूसरा अजीबोगरीब एक मोशन बताता हूं, मोशन ऑफ द टेबल फैन, मोशन ऑफ टेबल फैन। ये क्यों अजीबोगरीब है बच्चों, ये क्यों अजीबोगरीब है, देखो, यानी मूविंग वाला टेबल फैन जो है ओके, उसके जो विंग्स है वो ऐसे घूमते हैं, हाँ, और इस एक्सिस के अराउंड भी वो ऐसे घूमता है, याद है ना, टेबल फैन ऐसे ऐसे घूमता है, और इस साइड भी हवा देता है, इस साइड भी हवा देता है, हाँ, तो यानी जब वो ऐसे घूमता है तो एक्सिस ऑफ रोटेशन ये हुई ऐसे, और ऐसे घूमता है तब एक्सिस ऑफ रोटेशन ये हुई, हाँ कि ना, बोलो बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यस और नो, क्लियर, यस। तो बच्चों ये अलग अलग तरह के मोशन हो गए, रोटेशन मोशन हो गए, ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। डन। प्योर रोटेशन के बाद हम देखेंगे तीसरा नंबर, तीसरा नंबर रोलिंग, रोलिंग मोशन, इसको आप बोल सकते हो टी प्लस आर। क्या होगा, बोलो, टी प्लस आर क्या होता है, टी प्लस आर का मतलब बताओ, चलो आपका टेस्ट है जी एडवांस का क्वेश्चन, व्हाट इज टी प्लस आर, चलो बताओ, टी प्लस आर का मतलब क्या है, यस यस निसर्ग, राइट आंसर बच्चा, टी प्लस आर का मतलब होता है ट्रांसलेशन प्लस रोलिंग, not pure translation, not pure translation, translational, that means एक body shift हो रही है from one to another point, and rolling मतलब rotation मतलब वो गोल गोल भी घूम रही है, और ये दोनों इकट्ठा कर दोगे तो उसको बोलेंगे रोलिंग। एग्जाम्पल सबको पता है, व्हील जब चलता है ऑन रोड तो यही काम होता है, देखो वो इसका हर पार्टिकल आगे तो बढ़ रहा है और साथ साथ में वो रोटेट भी कर रहा है, तो ये ट्रांसलेशनल हो गया और ये रोटेशनल हो गया, तो ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल इज कॉल्ड रोलिंग मोशन, इज कॉल्ड रोलिंग मोशन, हाँ के ना बच्चों, समझ में आया, रोलिंग किसे कहते हैं, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। लास्ट पॉइंट इस चैप्टर का वही है रोलिंग मोशन, जिसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ मैं बता रहा हूं अभी मैं बता रहा हूं, बाकी डिटेल में बताया जाएगा कि हर पार्टिकल की वेलोसिटी किस तरह से निकालनी है, बाकी रोलिंग आपका बिल्कुल खत्म हो गया, रोलिंग समझ में आया, ओके, यस और नो, बिल्कुल बिल्कुल, ओके, यस और नो, बिल्कुल बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो अब हम आगे बात, और ऑसिलेटरी मोशन भी होता है,
बहुत टाइप के मोशन होते हैं। तो ऑसिलेटरी अब मैं नहीं पढ़ा, 14 चैप्टर में हम फिर से पढ़ेंगे, सो दैट हम उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, आगे ना भाई। चलो बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको कहा कि आप थोड़ा सा एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, उसमें वो बॉडी को फेंकने वाला एग्जाम्पल भी है। बॉडी को आप फेंक रहे हो तो ऐसे जा रही है तो ट्रांसलेशन है, और ऐसे हो रही है तो रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल हो जाता है। तो ये आप देख लीजिए बच्चों, समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा तो मुझे पूछ लेना, और किसी क्या पूछोगे। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। आगे हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है, खुद में एक चैप्टर है ये टॉपिक, सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास, कॉम, ये कॉम की बात है बच्चों, सेंटर ऑफ मास। तो बच्चों सेंटर ऑफ मास समझने के लिए आपको एक पेन चाहिए है। पेन ले लीजिए आप अपनी, मेरी नहीं। उस पेन को आप कर दीजिए बैलेंस। बैलेंस करेंगे कैसे? ऐसे। अगर बैलेंस हो गई तो बढ़िया, अरे वाह, देखा? नहीं हुआ ना तुम लोगों से? तुम लोग है ना, बैलेंस करना ही नहीं आता तुम लोगों को, ध्यान नहीं है तुम्हारा, ध्यान, ध्यान से करो। सब कहते हैं सर ध्यान से तो करते हैं, पर ध्यान कैसे करते हैं ये तो बताओ। चलो बच्चों दिख रहा है ये क्या हो रहा है लाइव क्लास में? ओके ओके, चलो लाइव क्लास फिर से आ गए हम लोग। ये हमने बैलेंस कर दिया है, समझ में आ रहा है? ये बैलेंस कहाँ होता है? ये बैलेंस होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, हम पढ़ रहे हैं सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास क्या है ये आपको बताया जाएगा। अभी आप सेंटर ऑफ मास को सेंटर ऑफ ग्रेविटी मान के चलो तो इजी रहेगा। यानी कि बच्चों अगर आपने जो फोर्स लगाया वो बिल्कुल सेंटर पे लगा रहे हो, अगर आपने इस पेन को बिल्कुल सेंटर पे रख दिया है तो ये बैलेंस हो जाएगी। अगर वो सेंटर पे नहीं है तो नहीं बैलेंस होगी। और क्यों नहीं बैलेंस होगी? तो उस पर टॉर्क लगेगा। अभी इसका टॉर्क 0 है, इसीलिए बैलेंस है। वो आगे पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। इक्विलिब्रियम हमने पढ़ा था लीनियर मोशन में इक्विलिब्रियम होगा जब समेशन एफ इज इक्वल टू 0, टोटल फोर्स ऑन द बॉडी इज 0, देन वी कैन से बॉडी इज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। बट हियर बॉडी इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अगर मैंने थोड़ा सा ऐसा किया तो ये नीचे रोटेट होके गिर जाएगी। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में टॉर्क 0 होना चाहिए। टॉर्क क्या है ये आगे पढ़ेंगे, अभी चिंता मत करिए, अभी सीधा हिसाब समझिए। बैलेंस हुआ? यस। तो ये जो पॉइंट मिला इसको आप क्या कहोगे? सेंटर ऑफ मास। हाँ, तो सेंटर ऑफ मास क्या है बच्चों? एंड इमेजिनरी, ओ हो डायरेक्ट लिखते हैं, इमेजिनरी पॉइंट at which whole mass is supposed to be concentrated. स्पेलिंग मिस्टेक माफ कर देना भाई, तो स्पेलिंग मिस्टेक हो तो माफ कर देना। कॉन्सेंट्रेटेड सही है ये? नहीं है, नहीं है ना? हाँ के ना? कॉन्सेंट्रेशन सही है। सब लोग अब गूगल कर रहे हैं, कुछ लोग तो। हाँ, यहां पे सी आएगा ना? हाँ सही है। इमेजिनरी पॉइंट एट विच होल मास इज सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड। हाँ कि ना? कंसंट्रेटेड इज सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड।
कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द पॉइंट, तो वो पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ मास। क्या बोलेंगे बच्चों उसको? सेंटर ऑफ मास। सपोज्ड या सपोज टू बी, सपोज लिखते हैं, ये सपोज है कि ई नहीं आएगा, बताओ। या इंग्लिश की क्लास चल रही है क्या? सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड इमेजिनरी पॉइंट at which whole mass is supposed to be concentrated is called center of mass of the body. हाँ के ना? अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट नोट्स, कुछ नोट्स है इसकी, वो समझते हैं। पहली बात, सेंटर ऑफ मास डिपेंड्स ऑन distribution of mass. Depends on distribution of mass. ये समझाता हूं, देखो सिंपल एग्जांपल से बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ये पेन को अगर मैंने बैलेंस किया बच्चों, अभी ये बैलेंस हुई यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको मैं मार्क कर देता हूं, यहाँ पे बैलेंस हुई, ठीक है, दिख रहा है? हाँ, अब अगर मैं जो इसके आगे के साइड ढक्कन लगा दूं, यानी मास बढ़ा दिया, तो क्या यहाँ बैलेंस होगी? नहीं, इस साइड गिर जाएगी, तो मुझे थोड़ा सा इधर आके बैलेंस करना पड़ेगा। यस और नो? समझ में आया? आके ना? यस। अब मैं इस ढक्कन को उठा के इधर से निकाल के, ये थोड़ा सा फिट हो जाता है नहीं? ओके, यहां से निकाल के इस साइड पीछे की साइड फिट कर दूं, तो बताओ मेरा जो उंगली है इधर रखनी पड़ेगी, गिर गया। फिर से अगर मैंने इधर कर दिया तो यहाँ पे बैलेंस हो रहा था, वो थोड़ा इधर इस साइड हो गया, यानी मास का डिस्ट्रीब्यूशन हमने चेंज किया बच्चों। ये मास इधर ले लेंगे तो फिर चेंज हो जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास डिपेंड्स ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। यस और नो? एंड द सेकंड पॉइंट इज center of mass can be anywhere inside or outside of material। ये पॉइंट समझने के लिए आपको क्या समझना है, ध्यान से देखिए। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं जो हम देखेंगे इनसाइड। मटेरियल के अंदर, कहां हो? मटेरियल के अंदर। और जो सॉलिड सिलेंडर का एग्जांपल आप लीजिए, उसका सेंटर ऑफ मास मटेरियल के अंदर ही होगा, आगे ना। दूसरा लेते हैं हम लोग आउटसाइड। तो इसमें एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, होलो सिलेंडर। तो जो होलो सिलेंडर होगा उसमें जब आप बैलेंस करोगे तो उसका सेंटर ऑफ मास सेंटर में तो रहेगा, हाँ, बट आउटसाइड द मटेरियल रहेगा। हाँ, जहां पे सेंटर ऑफ मास होगा वहां पे कोई मटेरियल नहीं होगा। जैसे कि इसका एग्जांपल आप ले लीजिए, पेन विदाउट रिफिल, बिल्कुल खाली पेन ले लो, तो उसको बैलेंस करोगे तो उसका सेंटर ऑफ मास मटेरियल नहीं होगा, वहां दिखेगा। जहां पे होगा वहां पे मटेरियल नहीं होगा। हाँ, दूसरा सॉलिड स्फीयर। एक सॉलिड स्फीयर लो, उसको आप जहां पे बैलेंस करो तो उसका जो सेंटर ऑफ मास मिलेगा वो मटेरियल के अंदर होगा।
इसी तरह से आप हॉलो स्फीयर लीजिए, यानी कि प्लास्टिक की बॉल ले लीजिए, रबर की बॉल ले लीजिए, तो उसके जो अंदर सेंटर होगा, वो सेंटर जहां पे होगा, सेंटर ऑफ मास, वहां पे कोई मटेरियल नहीं होगा। यस और नो? फिर इसमें आप कह सकते हो डिस्क, एक आप डिस्क लीजिए बच्चों, उसका सेंटर मटेरियल के अंदर होगा, और यहाँ पे आप अगर रिंग कंसीडर करें, रिंग, तो रिंग में मटेरियल तो यहाँ होगा, ये सेंटर माना जाएगा जहां पे सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड है, तो जहां पे सेंटर है वहां पे कोई मटेरियल नहीं है। समझ में आया बच्चों? यस और नो? बिल्कुल क्लियर। तो सेंटर ऑफ मास की ये जो दो प्रॉपर्टी आप पढ़ रहे हो बच्चों, बिल्कुल क्लियर कर दीजिए। और सेंटर ऑफ मास ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट कहाँ ले रहे हो उस पर भी थोड़ा सा डिपेंड करता है, वो तो हम अभी देखेंगे, अभी नहीं यानी कल देखेंगे, पर इतना क्लियर कर दिया आपने, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों।